नमस्कार साथियों। आज हम जिस नेता के साथ बैठे हुए हैं उनका कई दलों का कार्य करने का अनुभव रहा है। आज हमने जितने भी अभी तक पॉडकास्ट किए उनका कोई एक दल कोई दो दल के बारे में जानता रहा होगा, लेकिन आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं उनका कई दलों का अनुभव है। उनसे हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। तो नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, जीतू लोग कहते हैं। जी और मैंने 3 दलों में अभी तक काम किया है। जी मेरा राजनीतिक जीवन जो है कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ, जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया और अभी मैं किसी दल में नहीं हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दिया। सर्वप्रथम आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। सर्वप्रथम किस दल में थे आप? नहीं, कांग्रेस हमारे बाप दादा की पार्टी थी। कांग्रेस में आँख खोले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में काम करते थे। जब आप कांग्रेस में थे फिर आपको विधानसभा का टिकट मिला, फिर काट दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण था? कांग्रेस में मैं ही जिलाध्यक्ष था। जी मैं कांग्रेस का कैडर हूँ। मैं एनएसवाई का अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। और उस 2012 की बात आप कर रहे हैं शायद। जी 2012 में कांग्रेस से हमको बहराइच सदर का टिकट हुआ था, किसी वजह से काट दिया गया था। और उस समय हम जो है खुद अध्यक्ष थे, तो क्या वजह थी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने क्यों काटा, इसको हम तो नहीं जानते। उन्होंने उचित समझा होगा या जो बेहतर हमारे भविष्य के लिए रहा होगा, उन्होंने ऐसा किया। बाद में खबर ये मिली कि आपको जो है 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। हाँ, सही आपको खबर मिली। जब हमारा टिकट काट दिया गया जी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आए थे, यहीं देनघर में सभा थी। तो जिला कांग्रेस कमेटी के, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने हमारे टिकट काटे जाने को लेकर बेनी बाबू के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया था। और बेनी बाबू ने उसको गलत फीडिंग करा के, गलत रिपोर्टिंग कर गलत रिपोर्टिंग राहुल जी तक करा के, और हमको तत्कालिक हमारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा जोशी जी, उनसे कहकर हमको पार्टी से निष्कासित करवा दिया और हमारे पद से भी हमको पदमुक्त करते हुए 6 साल के लिए मैं निकाल दिया गया था। जब आपको 6 साल के लिए निष्कासन किया गया, उसके बाद आपने खबर मिली कि सपा ज्वाइन करी, तो आपने सपा ज्वाइन की, अन्य दल क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, 2000 मतलब 2007 से 12 और 17 यहाँ पे डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब बहराइच के नेता हुआ करते थे और मैं डॉक्टर वकार साहब से प्रभावित था। उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित था। और 2012 में जब मैं कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो डॉक्टर वकार साहब एक दिन मेरे घर आए, उनसे हमारी उनकी बात हुई और अगले दिन उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हमको पार्टी ज्वाइन करा दिया और डॉक्टर साहब के लिए फिर मैंने समाजवादी पार्टी में काम किया। जी फिर आगे चल के आपने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी। अब 2016 तक तो मैं समाजवादी पार्टी में था, 12 से लेके। लेकिन उस बीच में तमाम सपा में भी बदलाव हुए। जो हमारे नेता थे जिनकी सरपरस्ती में हम काम करते थे, स्वर्गीय वकार अहमद शाह साहब, वो अस्वस्थ हो गए थे, हॉस्पिटलाइज थे। और फिर ये लगता था कि हम जिसकी सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी में आए हैं, अब हमारा सरपरस्त बीमार है, हमारे अपनी बात अगर कोई पीड़ा है तो किससे कहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर वकार साहब की देन थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी बना। 2013 में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन डॉक्टर वकार साहब ने बनवाया। लेकिन उनके अस्वस्थ होने के बाद में फिर हमको कोई उचित फोरम नहीं लग रहा था जिस पर मैं अपनी बात कहूँ, और वो तो एक घुटन सी होने लगी। और उस बीच में 2000 भारत की राजनीति में तमाम बदलाव आए उस बीच में, और इनका नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ। नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में, और हमको भी लगा, जैसे तमाम देशवासियों को लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कुछ ऐसा जादू करेंगे, जादू बिखेर देंगे और गरीबों का उन्मूलन होगा, गरीबी खत्म होगी, किसानों की आय दूनी होगी। इस तरीके से जो उनके जुमले थे,
उस जुमले से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार कर लिया था। नहीं, आपने उन्होंने जो कहा उसको आपने जुमला नाम दिया। आपने भाजपा ने जो कहा उसको आपने जुमला नाम दिया। जुमला। क्या आज वो वर्तमान समय में लागू नहीं है जो भाजपा ने कहा? आप इसलिए मैं आज जुमला कह रहा हूँ क्योंकि अनावरत मैंने 2017, 18, 19, 22 तक और अभी तक जो है ये पार्लियामेंट चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। मैं सोचता था समय ये जो है किसानों के, दलितों के, गरीबों के हित में काम करेंगे और मैं इसी से प्रभावित होकर आया था कि गांव गरीब किसान की अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पार्टी होगी और बहुत अच्छे लोग होंगे। तो जब मैं पार्टी में जब काम करने लगा तो यहाँ जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के दांत और होते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं वो उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। अच्छा। कि किसानों के हित की बात करें, भाषण देंगे और बात और हित किसका करेंगे? अडानी का करेंगे, अंबानी का करेंगे, उद्योगपतियों का करेंगे, किसान के हित की कोई बात नहीं करेंगे। अगर कर्ज राइट ऑफ करते हैं तो किसान का राइट ऑफ नहीं करते हैं, राइट ऑफ करते हैं तो उद्योगपतियों का राइट ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीजें और भी आपको मैं बताएं कि जैसे मैंने देखा था पिछली सरकारों में, वो चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे उससे पहले की गवर्नमेंट रही हो, किसान एक एक बोरी डाई यूरिया के लिए संघर्ष करता था, अपनी समितियों पर लाइन लगाया रहता था, उसको एक एक बोरी खाद के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अपने सांसद विधायक से उसको सिफारिश करानी पड़ती थी, पुलिस की लाठियां खाता था। और वर्तमान में भी किसान की यही हालत है। कहीं किसी सोसाइटी पे डाई नहीं मिल रही, कहीं यूरिया नहीं मिल रही, कहीं बीज नहीं समय से उपलब्ध होते हैं। ये हमारे मन में एक पीड़ा बनी रहती थी। विगत दिनों 21 अगस्त को मैं लगातार जो है जुलाई महीने से और देख रहा था, अगस्त आ गया जब किसानों को अपने धान की रोपाई करनी थी, अपने मक्के की बुवाई करनी थी, तो उनको कहीं किसी सोसाइटी पे, कहीं किसी एफको के केंद्र पर कोई डीएपी, कोई यूरिया नहीं मिली। मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। मुझे पता है, एक फोन पर मैं जिसको चाहता था उसको दिला देता था। और मैं आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा कि मैं किसान, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष, मैं किसानों के लिए ही मुझको पार्टी में बनाया गया था कि आप अध्यक्ष हो और किसानों के इशू को देखोगे। और मैं किसानों की समस्याओं को अपने संगठन के माध्यम से शासन तक पहुंचाता था भैया। उसके बाद भी जब मुझे एक बोरी डीएपी नहीं मिली, मुझे अपने खेत में मार्केट से लेके प्राइवेट सेक्टर से जाके अपने जो है डाई यूरिया लेनी पड़ी, तो बहुत कष्ट हुआ। और मैंने उसी दिन सोच लिया कि ऐसी पार्टी, ऐसे पद को हम लेके क्या करेंगे। और 21 अगस्त का दिन था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आपने भी जो पिछले सवाल में आपने उत्तर दिया, वकार साहब का नाम लिया। वकार साहब जब बीमार हुए, हॉस्पिटल चले गए, तो आपने कहा कि मैं वहां अपने आप को जो है असहज महसूस कर रहा था। हाँ, असहज जैसे उनकी विरासत को पूर्व मंत्री यासर शाह जी आगे बढ़ा रहे थे, तो आपको ऐसा क्या लग रहा था उनके और इनके बीच में? निश्चित रूप से यासर साहब वकार साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे और आज भी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अकेले अपने पिता के अकेले पुत्र थे, और जब पिता असामयिक बीमार हो जाए, उनके ब्रेन हेमरेज हो जाए और ब्रेन डेड हो जाए, ऐसी स्थिति में एक पुत्र की क्या स्थिति होगी कि वो खुद संभाले, अपने बच्चों को संभाले, अपनी माँ को संभाले। उनके ऊपर भी तमाम जिम्मेदारी थी और मेरे ऊपर भी सामाजिक जिम्मेदारी थी। उस सामाजिक जिम्मेदारी को मैं उचित नहीं समझता था कि नहीं, वो खुद में व्यथित हैं, खुद में परेशान हैं, और मैं उनको और कितना परेशान करूं। और हम सब लोग बहुत दुखी थे असामयिक रूप से डॉक्टर साहब के अस्वस्थ हो जाने का। अभी आपने जिक्र किया कि मैं 3 दलों में काम कर चुका हूँ। 3 दल छोड़ने के बाद अभी आप वर्तमान समय में किसी दल के संपर्क में हैं या नहीं? मैंने आपसे बताया नहीं, मैंने कांग्रेस में काम किया, समाजवादी पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी में भी 4-5 साल काम किया। और भारतीय जनता पार्टी तो किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, विरोधी तमाम
मैं उसको जो है जन विरोधी कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी सरकार है। अब बची जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बीएसपी हमें कभी पहले भी नहीं पसंद थी और न बीएसपी की नीतियां हमें पसंद है न बीएसपी। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हमसे स्वयं में संपर्क में हैं, हमसे संपर्क करना चाहिए, जिससे उनको हमारी क्षमता के बारे में पता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस पार्टी, उनको हमारी क्षमता के बारे में पता है और हमें सपा और कांग्रेस की नीतियां भी सेम लगती हैं। इसलिए मैं कुछ दिन तक अपने परिवार और अपने लोगों के साथ में हूँ, अपने समर्थकों से भी राय बात ले रहा हूँ। हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ हमारे तमाम समर्थक, हमारे तमाम सहयोगी, वो सब भी उस पार्टी को अंगीकार करेंगे जिसमें हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दिया है। उसके बाद अभी आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक लखनऊ के राजधानी में एक घटना काकोरी में घटित होती है कि एक मंदिर में एक दलित व्यक्ति को पेशाब चटाया जाता है। इस पर क्या कहना? मैंने भी सुना है, अखबार तमाम समाचार पत्रों में भी आया, टीवी चैनलों में भी आया। अब देखिए, एक दलित की बात आप कर रहे हैं कि काकोरी में वो तो मंदिर में गया था भगवान के यहाँ अरदास लगाने, वो शायद अस्वस्थ था, बीमार था, बहुत बुजुर्ग था और पेशाब निकल गए उसके, और उससे फिर वहाँ पे कोई भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उससे चटवाया, साफ कराया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पार्टी की भी घोर निंदा करता हूँ। एक काकोरी की घटना नहीं, अभी आप देखिए हरि ओम वाल्मीकि बाराबंकी वो रायबरेली में उसको पीट के मार डाला लोग। तमाम दलितों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही खत्म है। कानून व्यवस्था कुछ नहीं, ना के बराबर। क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी जिन्होंने पेशाब चटवाया है? अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे, हमें नहीं लगता। ये तो हमने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। वो अपने कार्यकर्ता या दलित से पेशाब चिटवाया गया, इसलिए जो है अगर ये कृत्य किसी जो है संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के लोगों ने किया होता तो अवश्य उसके घर पर ये भाजपा के लोग जो है बिल्डोर चलवा देते। अभी आपके बगल की एक विधानसभा है पयागपुर, जहाँ पर एक मुस्लिम का घर जला दिया गया, गाड़ी जल गई है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए उसके पास तरपाल तक नहीं है, गांव के अगल बगल के लोग जो खाने देते हैं तब उसके पास खाने को होता है, पड़ोसी द्वारा उसको कपड़ा देते तो पहनने को होता है। वो मुस्लिम परिवार एकदम बेघर है। जो समाजवादी के नेता वो तो समझते हैं कि हमको तो मुस्लिम कोर्ट मिलेगा, वो भी उसके घर नहीं गए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, टारगेट करके अत्याचार किया जा रहा है। और ये पयागपुर की अकेली घटना नहीं है। अब हर जनपद के, हर तहसील, हर ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। टारगेट करके मुसलमान को प्रताड़ित करो, उनको जितना यातनाएं दे सको उनको यातनाएं दो, और जिससे इनके पास एक ही नीति है, कोई और नीति नहीं, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न छात्र के लिए, कोई नीति नहीं। एक ही नीति है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। तो हिंदू मुस्लिम जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक के कैसे राज करेंगे? आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया जी। अभी हमने पीड़िता का बयान लिया था जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अपनी बात को लेकर के विधायक जी के पास गया, सुभाष त्रिपाठी जी के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तो ये बात तो जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा भी था, मेरे भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी इसमें बना है। लेकिन जब कोई ऐसी बैठक होती थी तो उससे कह दिया जाता था अध्यक्ष जी आप बाहर चले जाइए, और तब बात होती थी। तो यहाँ पे तो ये स्पष्ट है कि जो है मुसलमान हमें वोट नहीं करता है और हम इनका काम नहीं करेंगे। उसके ऊपर चाहे जितना अन्याय हो, वो समझ लीजिए इनके लिए उस विधानसभा क्षेत्र का या इस प्रदेश का, देश का निवासी ही नहीं है, देश का नागरिक ही नहीं है। लेकिन नारा तो वह देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो फिर अब जो आपसे कहा था मैंने कि वो जुमलेबाज लोग हैं, ये उनकी जुमलेबाजी है। ये चुनावी नारा है केवल कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास।
ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी नारा है, जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो उनके यहाँ दलित, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक के लिए कोई नीति नहीं है और एक ही नीति है कि इस समाज को बांटो और राज करो। आप जिस सदर विधानसभा में हैं, यहाँ भाजपा द्वारा कितना कार्य किया गया विकास का? जैसे नाली, खड़ंजा, आवास, इस तरह के कितने विकास कार्य किए गए? अब कितना हुआ है इसका तो एक बड़ा, चूंकि लगातार लगभग 9 साल से 2017 से विधायक हैं और 9 साल से सरकार है। जो भारत सरकार और केंद्र सरकार, वो प्रदेश सरकार की जो नीतियां होंगी उसके तहत जो आवास जो मानक पूरा करते हैं उनको मानक वो आवास दिए गए होंगे। और किसी ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में फूड सिक्योरिटी बिल आई थी, उसके तहत जो है 5 किलो राशन दिया जाता है, लेकिन कोटेदार 4 ही किलो दे रहे हैं, 1 किलो कहीं बंदरबाट हो जाता है 1 यूनिट पर। तो वही दिया जा रहा होगा, बाकी विकास तो कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। आप शहर के अंदर किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको लगेगा कि विकास हुआ है। और डबल इंजन की सरकार, हम तो कह रहे हैं अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर पालिका के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी, ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी। अब तो कितने इंजन सारे लगे हैं, लेकिन सारे इंजन धुआं फेंक रहे हैं, केवल विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप विधायक जी को 100 में कितने अंक देते हैं? अब विधायक जी को भैया ये जनता से पूछेंगे तो कितने अंक मिलेंगे। आप अपनी तरफ से कितना? हम तो कोई अंक नहीं दे रहे हैं, 0 बटा सन्नाटा। बाकी ये जनता जनार्दन है, ये 27 में जितना वोट दे देगी उतने अंक आप मान लीजिएगा। आरोप है कि भाजपा में पूर्व मंत्री रहे मुकुट बिहारी वर्मा जी, उन्होंने बहराइच सदर में ही एक होटल बनाया है, जो सुनने में आ रहा है कि एक यादव की जमीन हड़प करके बनाई है। उस पर क्या कहना है आपका? बनाया होगा निश्चित रूप से। जब आपके कानों तक बात गई है कि यादव की जमीन, तो तमाम उन्होंने, मुकुट बिहारी जी ने भी तमाम संपत्तियां बनाई हैं भाई। वो मतलब कैबिनेट मंत्री थे, सहकारिता जैसा विभाग उनके पास बड़ा विभाग था, और होटल तो उनका बना हुआ है इधर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सेगधीर वाले रास्ते पे, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बना तो है, अब उसमें रहा होगा उन्हें कब्जा। देखिए, कब्जा उब्जा करना इनकी अपनी नीतियों में से है। हाँ, ये छोड़ते नहीं है, नीतियों में से। हाँ, ये प्रमुख नीतियों में से है। और किसी कमजोर के, अगर उनके जमीन के बगल किसी कमजोर की जमीन है तो उसको ले लेंगे, वो तो उनका अपना लीगल राइट। हाँ, वो उनका लीगल राइट। लेकिन ये उस व्यक्ति जिसकी जमीन हड़पी गई उसके लिए बड़ी, अब वो जाए कहीं अपना, उससे क्या मतलब। अब वो तो हो गया, इनके लिए नॉर्मल है। नहीं, जहाँ बाउंड्री वाल खींच गया, फिर गेट लग गया, उसके बाद दौड़ते रहो। उसके लिए फिर कोर्ट है, अपना कोर्ट जाइए। देखिए, आपने भाजपा में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है, क्या लगता है कि जिले स्तर पर या संगठन स्तर पर कोई गुटबाजी है या नहीं? गुटबाजी तो स्वाभाविक होती है, गुटबाजी सभी में होती है, और गुटबाजी इंसान है जहाँ, वहाँ गुटबाजी रहेगी। और वो हम तो मानते हैं कि गुटबाजी जानवरों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, तो गुटबाजी होगी, सभी दलों में होती है थोड़ी बहुत गुटबाजी, यहाँ भी है। कैसरगंज में आपको प्रकाश में आया होगा कि भेड़ियों का आतंक बहुत था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा भी किया, उसके बाद भी लगातार बहुत सारी घटनाएं हो गई। क्या इसको फेलियर समझा जाए या इसको कुछ और नाम दिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से बार बार पिछले वर्ष भी जो है भेड़ियों का बहुत आतंक था और कई जनहानि हुई। इस वर्ष भी कई जनहानि हुई, कई लोग घायल हुए, और ये निश्चित रूप से वन विभाग और सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है कि इस तरीके से, चाहे वो वहाँ मझारा तौकली के लोग हों, चाहे और कैसरगंज के और अन्य गांवों के लोग हों, और सब अभी भी पूरे दहशत है पूरे गांवों में। बच्चों को उन लोगों ने अपने रिश्तेदारियों में भेज दिया है, तो कहीं दूसरे गांवों में, दूसरे ज़िले में चले गए हैं। तो ये एक आतंक का साया ख़त्म होना चाहिए। इस पर कैसे भी उन भेड़ियों को, खूंखार भेड़ियों को शूट एंड फायर का केवल आर्डर दिया गया। हमें लगता है अभी तक केवल 2 भेड़िए मारे गए, उनको मार गिराना चाहिए। जो आपकी सदर विधायिका है, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, इन्होंने शिक्षा को लेकर के कितना विकास कार्य किया, कितना जो है प्राइमरी स्कूलों को आगे बढ़ाया है। अभी हमारे प्रकाश में है कि कैसरगंज ब्लॉक जो है
वहाँ पर 16 ऐसे विधायक हैं, 16 ऐसे स्कूल हैं जहाँ हेडमास्टर उपलब्ध नहीं है, और 21 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो है हेडमास्टर नहीं है, वो ब्लॉक फखरपुर में लगता है। बहुत बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जी जो शिक्षा मित्र के भरोसे अभी तक चल रहे हैं। जी और हमें लगता है जो 69,000 वाली भर्ती हुई थी, जी उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती और हुई नहीं है। जी उस पे भी अभी तमाम पिछड़े और दलितों का हक मारा गया था। जी आरक्षण का मैटर है, वो कोर्ट में लोग गए हैं, तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। और शिक्षक की कमी है, शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। और हमें लग रहा है शिक्षक की कमी की वजह से तमाम स्कूल बंद किए जा रहे थे। ये कहीं न कहीं ये था कि नहीं, स्कूल बंद कर दिया जाए, उनका मर्जर कर दिया जाए कहीं पे, और शिक्षक को हम अपने कागज़ पे पूर्ण करें। जब आप भाजपा में थे और उस समय जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी थे, जी। अभी भी हैं, हाँ। उनका नेतृत्व कैसा लगा आपको? ब्रजेश पांडे जी ठीक आदमी हैं, युवा हैं, जी मेहनत करते हैं जी और अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के हैं। लोगों को कैसे जोड़ते हैं, क्या? अब मेरे साथ में तो मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। जी हम दोनों लोग मोर्चे के में एक साथ काम करते थे। हम सबके अध्यक्ष उस समय श्री श्यामकरण टेकरीवाल जी थे। तो हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। व्यवहारिक आदमी हैं, अच्छा व्यवहार है और दोस्ताना व्यवहार है सभी के साथ में उनका। ठीक आदमी। जब हम लोग बहराइच में प्रवेश करते हैं तो हमको बहुत ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक जी ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जो अभी तक ट्रैफिक खत्म नहीं हुआ, और भविष्य में खत्म करने के लिए कुछ उनके पास योजनाएं हैं जिससे वो खत्म कर सकें? अब कई बार हम लोगों ने भी सुना कि मास्टर प्लान कोई लागू हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन वो धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। जी और ट्रैफिक जाम तो इतना ज़्यादा है कि आप जो है डीएम तिराहा से लेके और डिघिया चौराहे तक आप एक बार चौक बाजार से निकल सकते हैं, जी लेकिन इस रोड पर नहीं निकल सकते हैं। तो वो आम आदमी डेली जूझता है उसमें। जी तमाम मरीज परेशान रहते हैं, तमाम मरीजों की मृत्यु तक हो चुकी है। जी जी। तो एक तरीके से जो है इस पर जो है ये भी एक जुमला समझा जाए। हाँ, वो फेलेवर है जो है, जी यातायात व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है। सोशल मीडिया में आपके द्वारा कुछ गन्ना बकाया मूल्य को लेकर के या गन्ना चीनी मिल को लेकर के जी कुछ जी। आपने प्रकाशित किया था, उस पर क्या कहना है? भैया देखिए मैं मूल रूप से किसान हूँ। जी और बहराइच में चिलवरिया में जो शुगर फैक्ट्री है, सिम्भावली शुगर फैक्ट्री चिलवरिया, जी वहीं का किसान हूँ। जी और पिछले 2 पेराई सत्र का जी एक भी रुपया चीनी मिल ने नहीं दिया। 2 पेराई सत्र का जी एक आज की तारीख में 107 करोड़ रुपया, 107 करोड़ रुपया मिल बकाया है, पैसा नहीं दे रही है। अब सोचिए हम किसानों की क्या दुर्दशा है। हम अपने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, जिनके पास केवल खेती की समस्या है। हम अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, हम अपने बेटे का मुंडन करना चाहें कर सकते हैं। और फिर सबसे अहम बात, कोई ऐसा किसान नहीं होगा जिसने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रखा होगा। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप 1 साल के अंदर पैसा अपना जमा करके रिन्यू करा लेते हैं तो आपको 3% ब्याज बैंक लेगा। अगर साल जैसे ही 13वां महीना लगा आपने अपना रिन्यूअल नहीं करा पाए, आपसे 12.5% और 13% की दर से बैंक जो है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वसूली करता है। हर यहाँ चिलवरिया शुगर फैक्ट्री का किसान बैंक के कर्ज से दबा जा रहा, और हम लोगों की मांग है, आपके इस के माध्यम से भी मांग करते हैं कि सिम्भावली शुगर फैक्ट्री का भुगतान अविलंब कराया जाए और किसानों को बैंक के ब्याज दर पर उनके बकाया मूल्य का भुगतान कराया जाए। जी। अभी एक और घटना सामने आई है जहाँ पर एक छात्रा को एक प्रिंसिपल ने कहा कि तुम यादव हो, जाके भैंस चराओ। अब वो तमाम मानसिकता के लोग हैं, जैसे वो हम नहीं कहते हैं कि वो कौन लोग रहे होंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो है कोई टीचर इस तरीके से छात्रा पे जातिगत कहता है, छात्र या छात्रा से, कि तुम इस बिरादरी के हो ये काम करो, तुम इस बिरादरी के हो ये काम करो, हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ उससे खराब मानसिकता, उससे घृणित मानसिकता का कोई शिक्षक
हो ही नहीं सकता। ऐसे शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य खराब करें। भाजपा द्वारा गाँव में जो है गौशाले बनवाए गए थे, जो बहुत सारे गाँव में वर्तमान समय में गौशाला एकदम विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के तहत ये सब खत्म किए गए हैं या गायों को अपनी स्थिति पर छोड़ दिया गया है? नहीं, गौशालाएं बनाई गई, कागज पे बनाई गई, कागज पे अभी भी जैसे तमाम आप गौशालाएं चले जाएंगे वहाँ अगर देखेंगे या यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ या जो है वो पशु अधिकारी के यहाँ, जिला पशु अधिकारी के यहाँ, तो उनकी संख्या कुछ और होगी। वहाँ मौके पर भौतिक सत्यापन करेंगे तो उनकी संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। और वो इसलिए भी छोड़ दी गई, तमाम उसमें डेली मरती हैं, तमाम चारा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, अव्यवस्था है, और वो गायें फिर छोड़ दी गई। लोगों को खेतों में नुकसान कर रही हैं, लोगों को नुकसान कर रही हैं। आप देखिए आए दिन सांड कहीं जो है लखनऊ जैसे महानगर की भी कुछ दिन पहले घटना देखे थे कि उसने एक बुजुर्ग को मार दिया महानगर में। तो इस तरीके से आवारा पशुओं का तो आतंक है। और जो है गौशाले की संख्या, रियल संख्या और जिला स्तर पर सीबीओ के यहाँ जो है पशु चिकित्सा सूची वाली संख्या में निश्चित रूप से बहुत अंतर। भाजपा दावा करती है कि हमने जीएसटी घटा करके लोगों को राहत दे दी है, तो लोगों का सवाल ये है कि अगर तुमने राहत दे दी है तो इसको बढ़ा करके कस्टमाइज किसने किया था? अब उसको ये लोग कह नहीं सकते, ये लोग तो सारा दोषारोपण करते हैं कि पंडित नेहरू ने किया। तो हम तो कह सकते हैं 2017 में जब जीएसटी आई तो शायद पंडित नेहरू ने किया होगा। अब भारतीय जनता पार्टी वाले उत्सव मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सारा मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, विधायक गांव-गांव, बाजार-बाजार निकल के उत्सव मना रहे थे। हमें तो हंसी आ रही थी कि जीएसटी हमने कम कर दिया है, जीएसटी हमने कम कर दिया। लग रहा है इससे मनमोहन सिंह जो है बढ़ा के चले गए थे, इसको पंडित नेहरू बढ़ा के चले गए थे। ये लोगों के इतना मतलब बचकाना हरकत कहिए या जो है बेशर्मी वाली जो है वो उत्सव मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं भगवान जाने। लोगों ने गाना भी गाया, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। वो सब गुलाम हैं, अंधभक्त हैं जो गाना गा रहे थे। वो सांसद थे जो जिन्होंने गाना गाया था। वो सब अंधभक्त क्या सांसद नहीं होते? उनको अपने जो आदमी अपने विवेक से न सोचे, अपने बुद्धि विवेक से न काम करे, वो खाली एक उनको दे दिया जाए कि ये लकीर के फकीर बने रहे, तो मैं उनको अंधभक्त ही मानता हूँ। उन्होंने अंधभक्ति थी। लोगों का विधायक जो सदर हैं इन पर आरोप लगाया कि जब मंत्री थी तो ये काउंटर लगा करके जो है वसूली करती थी। क्या ये सही बात है या केवल अफवाह है? अब वसूली तो भैया ट्रांसफर पोस्टिंग और उसमें जो मिनिस्टर हैं वो खूब कर रहे हैं। और लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि इनको योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इनको ड्रॉप कर दिया था। और इसलिए ड्रॉप किया गया था कि ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी। और इसीलिए भ्रष्टाचार सारे उस समय राष्ट्रीय चैनलों पे चला था कि भ्रष्टाचार के आरोप में पदमुक्त कर दी गई, मंत्री से मंत्री पद ले लिया गया। ये सारे विधायक जी को, ये तो सारे चैनलों पे चला था, राष्ट्रीय चैनलों पे। मैंने भी सुना था, सारे समाचार पत्रों में हेडलाइन छपी हुई थी। तो यानी ये घटना सही है, ये बात जो सुनने में आई। अब वो सब राष्ट्रीय चैनल बोल रहे हैं, गोदी मीडिया बोल रही है, तब सही रहा होगा। क्या जो वर्तमान विधायिका हैं, सत्ता आने के बाद इनके आय में कुछ वृद्धि हुई, कुछ संपत्ति वगैरह बनी, कोई कि जैसे थी वैसे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। सब वृद्धि क्यों नहीं, सब अब आप ये 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे पहला चुनाव 12 में लड़ी हैं, फिर 17 में लड़ी हैं, फिर 22 में लड़ी हैं, 3 चुनाव लड़ी हैं। और फिर जो है 27 में आगे लड़ना है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे पड़ा है, इनके शपथ पत्र सब पड़े हैं। तीनों शपथ पत्र देख लीजिए, लगातार आय बढ़ती चली जा रही है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया।